नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, शैक्षिक दर्शन के वाद में आज हमारा अंतिम वाद है प्रयोजनवाद। इससे पहले हम आदर्शवाद जो है अपनी वीडियो में बता चुके हैं, प्रकृतिवाद बता चुके हैं और यथार्थवाद बता चुके हैं। तो अगला और अंतिम जो वाद है हमारा प्रयोजनवाद है। आइए शुरू करते हैं। क्या है प्रयोजनवाद, क्या इसका अर्थ होता है, क्या इसका शैक्षिक दर्शन है, क्या इसमें उद्देश्य हैं, क्या सिद्धांत हैं और शिक्षा में किस प्रकार से ये उपयोगी हो सकता है। आइए शुरू करते हैं। प्रयोजनवाद का सिद्धांत बात करते हैं। यह विचारधारा सभी विचारधाराओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और अपने आप में जो है वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई होती है। प्रयोजनवाद के जन्मदाता चार्ल्स पियर्स को माना जाता है। साथ साथ में इनके साथ साथ एक नाम और आता है जॉन डीवी का, तो ध्यान रखना एग्जाम में अगर इन दोनों का नाम आएगा तो ज़्यादा आप चार्ल्स पियर्स के साथ जाना। और वैसे अगर क्वेश्चन आता भी है कि प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है, तो दोनों नाम एक साथ एग्जाम में नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो चार्ल्स पियर्स की ओर आप जाओगे, क्योंकि प्रयोजनवाद के असली जो जन्मदाता हैं चार्ल्स पियर्स को जाता है और जो आधुनिक रूप है उसको देने के पीछे जॉन डीवी का इसमें हाथ है। इनके अलावा अन्य विचारकों ने भी इस विचारधारा पर मानव जीवन के व्यवहारिक पक्ष तथा अनुभव युक्त ज्ञान पर विशेष बल दिया है। जॉन डीवी और किलपैट्रिक ने शिक्षा को प्रयोजनवादी स्वरूप प्रदान करके नया रूप प्रदान किया। प्रयोजनवाद ऐसे विचार पर विश्वास करता है जो सभी प्रकार के मूल्य, आदर्श विचारों एवं निर्णय की सत्यता उनके निष्कर्ष के आधार पर निर्भर करते हों। बढ़ते हैं आगे। प्रयोजनवाद आखिर है क्या? प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, मुख्य रूप से ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रैक्टिकल, या हिंदी भाषा में इसका अर्थ होता है व्यवहारिक। तो प्रयोजनवाद क्या है? अंग्रेजी भाषा के प्रैग्मेटिज्म से मिलकर बना हुआ है। आमतौर पर ये जो है ग्रीक शब्द प्रैग्मा से मिलकर बना हुआ है और हिंदी में इसका अर्थ होता है व्यवहारिक, और प्रैग्मा का अर्थ होता है वो भी अपने आप में व्यवहारिक, प्रैक्टिकल से संबंधित शब्द है। इसलिए प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ हुआ व्यवहारिकता और क्रिया। बढ़ते हैं आगे। इस प्रयोजनवाद का अतिरिक्त जो नाम है इसे व्यवहारवाद भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में आएगा प्रयोजनवाद के जनक कौन है या व्यवहारवाद के जनक कौन है, दोनों का आंसर एक ही रहेगा, क्योंकि प्रयोजनवाद को व्यवहारवाद भी कहा जाता है। इसी प्रकार प्रयोजनवाद जीवन की व्यवहारिकता और आचरण पर अधिक बल देता है और यह मानता है कि जो प्रयोग में लाया जा सके या जिसकी जांच की गई है वही वास्तविक और सत्य है, तथा इस सिद्धांत के अनुसार सत्यता या वास्तविकता को गहनता से समझ पाते हैं। बढ़ते हैं आगे। रॉस, अभी एक परिभाषा है रॉस। ये क्या कहते हैं प्रयोजनवाद के बारे में? ये कहते हैं प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य अपने जीवन की अवधि में अपने मूल्यों का निर्माण करता है एवं उसके द्वारा अनुभव किया गया ज्ञान सदैव निर्माण की अवस्था में रहता है, अर्थात मनुष्य अपने अनुभव के परिणाम स्वरूप ज्ञान पाता है। तो अनुभवों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ही जो है अपने आप में जो है प्रयोजनवाद की परिभाषा दी है रॉस ने। तो ध्यान रखना, रॉस ने क्या कहा है? रॉस ने कहा है कि प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य अपने जीवन की अवधि में अपने मूल्यों का निर्माण करता है एवं उसके द्वारा अनुभव किया गया ज्ञान सदैव निर्माण की अवस्था में ही रहता है। तो जो अनुभव कर रहा है जिन चीज़ों को, वो हमेशा निर्माण की अवस्था में रहता है, यानी कि उसमें हमेशा जो है संभावना रहती है कि उसमें संशोधन होता रहे, अर्थात मनुष्य अपने अनुभव के परिणाम स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति करता है। अब प्रयोजनवाद के रूप क्या हैं देखिए। प्रयोजनवाद सत्य और वास्तविकता को मापता है। यह वह सिद्धांत है जो समस्त विचारों की प्रकृति की सत्यता और वास्तविकता को जांचकर उसके परिणाम को संतोषजनक पाता है और उसे सत्य मानता है। इसी प्रकार उदाहरण के लिए कोई कार्य जो चोर को व्यवहारिक लगता है वह पुलिस के लिए व्यवहारिक नहीं होता। इसमें क्या व्यवहारिक है और क्या संतोषजनक, इसको हमने पिछले उदाहरण के अनुसार समझा, अर्थात चोर द्वारा किया गया काम व्यवहारपूर्ण नहीं है, इसलिए यह संतोषजनक नहीं माना जा सकता, तथा इसी अर्थ को समझने के लिए कुछ धारणाएं हैं, इन्हीं को प्रयोजनवाद के रूप में माना जाता है। यानी कि ऐसा कार्य जो व्यवहारिक होता है वो अपने आप में संतोषजनक होता है और जो कार्य व्यवहारिक नहीं होता है वो संतोषजनक भी नहीं होता है। अब देखिए इसके रूप की बात करते हैं। तो पहला रूप है इसमें
प्रयोगवादी प्रयोजनवाद। और प्रयोगवादी प्रयोजनवाद क्या होता है? किसी वस्तु या विचार को प्रयोग करके उसका निष्कर्ष प्राप्त करना वही सत्य कहलाता है, जिसे प्रयोजनवाद कहा जाता है। तो प्रयोजनवाद का जो पहला रूप है प्रयोगवाद प्रयोजनवाद है। इसके अनुसार किसी वस्तु या विचार को प्रयोग करके उसका निष्कर्ष प्राप्त करना वही सत्य कहलाता है, इसी को प्रयोगवादी प्रयोजनवाद कहा जाता है। दूसरा रूप है इसका नाम रूपवादी प्रयोजनवाद। ये क्या कहता है? इसके अनुसार प्रयोग के आधार पर प्राप्त सभी परिणाम सदैव वास्तविक होते हैं। तीसरा रूप है मानवतावादी प्रयोजनवाद। ये कहता है यह सबसे लोकप्रिय विचारधारा है। इसके अनुसार प्रकृति को पूर्ण रूप से समझने और संतुष्ट करने वाली वस्तु या विचार वास्तविक या सत्य हैं। मानवतावादियों का कहना है कि जो मानव के उद्देश्यों और इच्छाओं को पूरा करे, उन्हें संतोषजनक अनुभूति और जीवन के विकास की ओर अग्रसर करे, वही अपने आप में सत्य है। और अगला रूप है इसका जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि इसके बारे में सबसे अधिक चर्चित व्यक्ति जॉन डीवी हैं। इनके अनुसार प्रयोजनवाद की जांच मनुष्य अपने अनुकूल वातावरण और विचारों के परिणाम स्वरूप करता है। तो जो अनुकूल वातावरण है और विचारों के परिणाम स्वरूप जो है जिस ज्ञान की जो जांच की जाती है वो प्रयोजनवाद अपने आप में होता है, ये कहना है जॉन डीवी का। अब इसके कुछ सिद्धांत हैं। क्या है सिद्धांत? देखिए, संसार निरंतर परिवर्तनशील है और सदैव परिवर्तन की क्रिया से गुजर रहा है तथा कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। ये पहला सिद्धांत है इसका। अगला सिद्धांत है संसार अनेक तत्वों से मिलकर बना है और संसार की प्रकृति अनिश्चित है। अगला सिद्धांत है आदर्श और मूल्य शाश्वत नहीं होते हैं, प्रकृति के समय के सापेक्ष इनमें परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार मानव सदैव परिवर्तनशील है तथा प्रकृति के साथ उसका भी विकास होता है। प्रगति या कार्य स्वयं नहीं होते, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, अर्थात ज्ञान क्रिया का प्रतिफल है जिसकी रचना अनुभव के आधार पर होती है। ये सिद्धांत है प्रयोजनवाद के। बढ़ते हैं आगे। प्रयोजनवाद और शिक्षा। अब ये क्या है? शिक्षा एक सामाजिक कार्य है। प्रयोजनवाद अपने आप में सामाजिकता को बहुत ज़्यादा रेखांकित करता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। शिक्षा एक सामाजिक कार्य है जो सामूहिक रूप से समाज के लोगों को स्वतंत्र विचारों और चिंतन करके सीखने की चेतना उत्पन्न करता है। बालक का वास्तविक जीवन अनुभव है। मनुष्य अपने जन्म से सीखने की क्षमता रखता है तथा सीखने की क्षमता उसको ज्ञानेंद्रियों और अनुभव के आधार पर प्राप्त होती है। बालक स्वयं अपनी क्रियाओं और अनुभव से सीखकर ज्ञान प्राप्त करता है तथा यह ज्ञान समय के अनुसार पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में निरंतर प्रगति करता रहता है। इसी प्रकार बालक का महत्व क्या है? शिक्षा में शिक्षक और बालक महत्वपूर्ण स्थान होते हैं दोनों का। बालक अनुभव के आधार पर शिक्षा ग्रहण करता है। विचारकों का मानना है कि शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है कोटेशन है जो प्रयोजनवादियों का है। तो प्रयोजनवादी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि शिक्षा बालक के लिए है। जो शिक्षा होती है वो किसके लिए है? बालक के लिए है, बल्कि बालक शिक्षा के लिए है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। तो ये जो कोटेशन है ये महत्वपूर्ण कोटेशन प्रयोजनवाद में जो है आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। शिक्षा की लोकतांत्रिकता। बालकों को किस स्वभाव से सीखना है, कौन सी विचारों को रखना है आदि प्रक्रिया को स्वतंत्र होना चाहिए, जिससे बालकों में सीखने की चेतना में बाधा ना आए। जैसे जैसे बालक अपने विचारों की स्वतंत्रता के अनुसार चिंतन करेगा, उससे बालक के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास होगा। इसी प्रकार इसकी शिक्षण विधियों की बात करते हैं प्रयोजनवाद की। तो शिक्षण विधियों में सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत यह है। यह प्रथम सिद्धांत है जिसके अनुसार बालक अपने गुरु के समक्ष बैठकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन बालक को क्या सीखना है यह बालक के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान तो प्राप्त करे, लेकिन क्या ज्ञान प्राप्त करे ये डिपेंड करेगा बालक पर। तथा दूसरों के द्वारा दिया गया ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्वयं की रचनात्मक कलाओं का विकास नहीं हो पाता। यानी कि जो दूसरा व्यक्ति दे वो ऐसा ज्ञान उसे प्राप्त नहीं करना चाहिए, जबकि बालक जो चाहता है वो ज्ञान के लिए वो ज्ञान वो उससे प्राप्त हो, ऐसा प्रयोजनवादी कहते हैं। इसलिए बालकों को स्वयं सीखने की प्रक्रिया में सहायता प्राप्त करनी चाहिए तथा उनकी इच्छाओं और रुचियों के अनुसार ही उनको पढ़ाना चाहिए। क्या सीखना है यह बालक पर निर्भर होना चाहिए।
इसीलिए जो है शिक्षक यहाँ पर अपने आप में पथ प्रदर्शक और अपने आप में क्रियाशील जो है इंस्ट्रक्टर की भूमिका में होता है। इसी प्रकार क्रिया का अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत है। इसके अनुसार क्या है, देखिए, बालक स्वयं अपने मूल्य और आदर्शों का निर्माता होता है, इसलिए बालक को अपने अनुभव के प्रयोगात्मक आधार पर सीखना चाहिए, जिससे उसमें नई अवचेतना का निर्माण हो सके। जैसे जैसे बालकों के विचार निर्माण में गतिशीलता और लचीलापन आता है, वैसे उनके व्यक्तित्व में भी विकास होता है। इसी प्रकार अगला सिद्धांत है सीखने की प्रक्रिया का एकीकरण का सिद्धांत है। एकीकरण का सिद्धांत यह है कि किसी एक विषय को उसे लगातार उसी विषय को नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि सभी विषयों में एक दूसरे से संबद्धता होनी चाहिए, तो इसलिए एकीकरण करके उनको पढ़ाना चाहिए। इसके अनुसार सीखना अखंड होना चाहिए, अर्थात किसी भी विषय की जानकारी को विभिन्न खंडों में बांटकर उनका अध्ययन करना चाहिए। इन विषयों के अध्ययन के उपरांत सीखी गई बातों का एकीकरण करना चाहिए, यानी एक दूसरे से सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कनेक्ट करना चाहिए, जिससे अन्य विषयों के साथ संबंध स्थापित किया जा सके। इसलिए सीखने की प्रक्रिया एकीकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा बालक अपनी रुचि और योग्यताओं के चयन के अनुसार पढ़कर सामूहिक चर्चा और वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन करता है। अब पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो पाठ्यक्रम में इसमें सिद्धांत है उपयोगिता का सिद्धांत, यानी उपयोगिता के सिद्धांत में वो सिद्धांत आएंगे जिसमें जो है वो चीज़ बालक को पढ़ाई जाए जो बालक के आगामी भावी जीवन के लिए उपयोगी है। रुचि का सिद्धांत बालक के मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए, तो उसकी रुचि का ध्यान रखते हुए उसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए। टॉपिक्स क्या पढ़ाने हैं उसकी रुचि को ध्यान में रखकर उन्हें पढ़ाना चाहिए। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण वही है जो इससे पहले हमने बताया था कि सभी विषयों को अलग अलग न पढ़ा के उनमें एक तरीके से रिलेशनशिप या फिर उनमें संबद्धता रखनी चाहिए, तो एकीकरण का सिद्धांत भी इसके अंतर्गत आता है। इसी प्रकार बालक, प्रयोजनवाद और बालक का स्थान जो है मुख्य रूप से माना गया है इसमें प्रयोजनवाद में, तो बालक को अनुभव का केंद्र यहाँ पर प्रयोजनवादी मानते हैं। बालक को वास्तविक शिक्षा तभी प्राप्त होती है जब उसमें सामाजिक विचारों आदर्शों को समझने के साथ साथ उनकी चुनौतियों का सामना करना उसे आता हो। इसलिए बालकों को अन्य साथियों के साथ संबंध स्थापित कर व्यवहारिक क्रियाओं का अनुभव कराना चाहिए, यानी कुल मिला के बालक को एक अच्छा सामाजिक नागरिक बनाना जो है यहाँ पर उद्देश्य होता है प्रयोजनवाद का, और बालक ही अपने आप में क्या है प्रमुख स्थान पर होता है। शिक्षक की बात करेंगे तो शिक्षक का गौण स्थान होता है, मैंने आपको पहले बताया था, उसकी भूमिका एक इंस्ट्रक्टर और पथ प्रदर्शक के रूप में होती है। विद्यालय की बात करेंगे, शिक्षा व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि यह मनुष्य में उचित नैतिक मूल्यों का निर्माण करती है, साथ ही बुद्धिमत्ता का विकास करती है। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए। तो प्रयोजनवाद ध्यान रखिएगा कि सामाजिकता पर ज़्यादा बल देता है, इसलिए जॉन डीवी कहते हैं कि विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए। तो इस प्रकार से निष्कर्ष अगर हम बात करें तो रॉस जो यहाँ पर प्रयोजनवादी हैं वो कहते हैं कि प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है जो मानता है कि मानव क्रिया की अवधि में अपने मूल्यों का निर्माण करता है, और यह मानता है कि वास्तविकता हमेशा निर्माण की अवस्था में होती है। प्रयोजनवाद शिक्षा का मुख्य आदर्श माना जाता है। प्रयोजनवाद शिक्षा का मुख्य आदर्श माना जाता है। रस्क ने प्रयोजनवाद की प्रशंसा के लिए कहा कि प्रयोजनवाद नवीन दर्शनवाद के विकास में एक चरण मात्र है जो हमेशा वास्तविकता का ध्यान रखता है। अब इसके सकारात्मक चीज़ें क्या हैं प्रयोजनवाद की? प्रयोजनवाद बच्चों को व्यवहारिक जीवन जीने के लिए जो है उनके लिए मार्ग प्रशस्त करता है। प्रयोजनवाद एक सामाजिक शिक्षा है जो हमारे अंदर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे गुणों का विकास करती है। प्रयोजनवाद में विचारों की जो क्रिया की अधिक महत्वता है। रस्क का मानना है कि इसमें विचार को व्यवहार के अधीन बनाया गया है। प्रयोजनवाद ने शिक्षा में नवीन शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा तथा क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम की बात कही है। ये इसके सकारात्मक पक्ष हैं। और नकारात्मक पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत प्रयोजनवाद आध्यात्मिक गुणों की अवहेलना करता है, वर्तमान जगत पर अधिक महत्व मानता है, यानी ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक गुणों की अवहेलना करता है, जो कि इसका नकारात्मक पक्ष है। प्रयोजनवाद सत्य को परिवर्तनशील मानता है। प्रयोजनवादी कहते हैं कि सत्य अपने आप में परिवर्तनशील है, अगर सत्य परिवर्तनशील है तो उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, इसलिए जो ये इसका नकारात्मक पक्ष है। इसी प्रकार
प्रयोजनवाद पूर्व सांस्कृतिक आदर्शों और मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता है। सांस्कृतिक और आदर्श अपने आप में अगर नहीं होंगे तो समाज जो है अपने वास्तविक स्वरूप को खो देगा। ये इसका नकारात्मक पक्ष भी है। प्रयोजनवाद ने शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं बताया है और ये भी इसका नकारात्मक पक्ष है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रयोजनवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। ये वाद हमारे ख़त्म हो चुके हैं, इसके बाद विचारकों पर हम वीडियो लेकर आएंगे। धीरे धीरे उम्मीद करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले ये सिलेबस के सभी टॉपिक्स हम अपनी सीरीज़ में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।